अब देखते हैं हम जबलपुर संभाग। आज हम जबलपुर संभाग का चौथा जिला पढ़ने जा रहे हैं। इससे पहले हमने 3 जिलों को कंप्लीट किया है, और वो 3 जिले कौन कौन से हैं तो हमने जबलपुर, कटनी और सिवनी जिले को एकदम डिटेल से पूरा किया है। अगर आपने वो नहीं देखा तो सबसे पहले वो जाकर देखिए। तो आज हम सबसे पहले जो मंडला जिला है उसका सामान्य परिचय देखते हैं, और यह कौन से संभाग में आता है, इसका जिला मुख्यालय क्या है, आज एकदम हम आपको डिटेल से बताएंगे। तो चलिए हम मंडला जिले को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देखते हैं हम मंडला जिले की स्थापना कब हुई। तो मंडला जिले की स्थापना बताएं तो 25 मई 1948 में मंडला जिले की स्थापना हुई। तो मैं यहाँ लिख देती हूँ 25 मई 1948 में इसकी मंडला जिले की स्थापना हुई। अब देखते हैं इसका जिला मुख्यालय कौन सा है। तो हमारे मंडला जिले का जिला मुख्यालय मंडला खुद है। अब देखते हैं इसका जिला कौन सा लगता है। तो मंडला ही इसका जिला लगता है। और जैसा कि मैंने आपको ऊपर बताया कि है जबलपुर संभाग के अंतर्गत आता है। इसका हम क्षेत्रफल देखते हैं तो कि हमारा जो मंडला जिला है वो कितने क्षेत्रफल में फैला हुआ है। तो हमारा जो मंडला जिला है, मंडला जिला 5800 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में फैला हुआ है, यानी 5800 वर्ग किलोमीटर यह क्षेत्र में फैला हुआ है। इसकी अगर हम जनघनत्व की बात करते हैं, मतलब प्रति 1 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में कितने लोग निवास करते हैं, मतलब जो 1 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में कितने लोग निवास करते हैं, तो इसमें 182 प्रति 1 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में, मतलब जो हमारा 1 किलोमीटर की वर्ग में कितने 182 लोग निवास करते हैं। इसकी तहसीलों, हम अगर मंडला जिले की तहसीलों की बात करते हैं तो मंडला जिले में तहसीलों की संख्या कितनी 6 है। और इसके विकास खंडों की बात करते हैं तो इसके विकास खंडों की संख्या कितनी है, इसके विकास खंड 9 है, तहसीलें 6 हैं। अगर इसकी हम लिंग अनुपात की बात करते हैं तो हमारे मंडला जिले का लिंग अनुपात देखते हैं तो और जिलों के अपेक्षा इसका लिंग अनुपात अच्छा है। मतलब हम लिंग अनुपात किस आधार पर निकालते हैं, तो हम लिंग अनुपात 2011 की जनगणना के अनुसार देखते हैं। हमारी जनगणना होती है प्रति 10 वर्षों के अंतराल में होती है। अब हमारी जनगणना 2021 में होगी, 2021 में नहीं हुई, तो इसलिए हम 2011 के आंकड़ों के अनुसार ही हम लिंगानुपात यानी सेक्स रेशो निकालेंगे। और सेक्स रेशो किस आधार पर निकालते हैं, तो प्रति 1000 पुरुषों पर हम जो हमारा सेक्स रेशो है वो निकालते हैं। मतलब यहाँ 1008 महिलाएं जन्म लेती हैं, वहाँ 1000 पुरुष जन्म लेते हैं। इस आधार पर हम सेक्स रेशो निकालते हैं प्रति 1000 पुरुषों पर। मतलब यहाँ 1000 पुरुष होंगे, वहाँ पे 1008 महिलाएं होंगी, मतलब महिलाओं की संख्या यहाँ पे 8 ज़्यादा है। अब देखते हैं हम जिसका जनघनत्व कितना है। तो जनघनत्व मतलब कि एक वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में कितने लोग निवास करते हैं। तो हमारे मंडला जिले में एक वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में 182 लोग निवास करते हैं, जो मैंने आपको ऊपर भी बताया। अगर हम इसकी साक्षरता दर देखें, हमारे मंडला जिले की अगर साक्षरता दर देखें, मतलब पढ़े लिखे लोग कितने हैं, तो इसमें हमने अलग अलग न निकाल के एक ही बार में मैंने कुल क्षेत्रफल रखा है, कुल साक्षरता दर को ली है। इसमें महिला पुरुष सभी साथ में है। तो इसकी साक्षरता दर कितनी है, तो 66.9% इसकी साक्षरता दर, कुल साक्षरता दर है महिला और पुरुष को मिला के। इसकी स्थापना देखें तो 25 मई 1948 को इसकी स्थापना हुई, इसको जिला घोषित किया गया। अब देखते हैं मंडला जिले की अन्य जानकारी। मंडला जिले की तहसीलें, जैसे मैंने आपको वो वाले पेज में बताया कि हमारे मंडला जिले में 6 तहसीलें हैं, और इसमें मैंने आपको 6 तहसीलें लिख के बताई हैं कि 6 तहसीलें हमारी कौन कौन सी हैं। तो चलिए हम इसको याद करते हैं। तो मंडला, नैनपुर और बिछिया, उन्नीवास, नारायणगंज और घुघरी इसकी प्रमुख तहसीलें हैं। एक बार और रिकॉल करते हैं, जैसे मंडला खुद, ठीक है, नैनपुर, बिछिया, निवास,
निवास, नारायणगंज, घुघरी इसकी प्रमुख तहसीलें हैं। अगर हमने विकास खंड की बात करते हैं तो विकास खंड इसमें 9 है, आपको मैं बता चुकी हूँ, हमने डिटेल में लिखा है कि विकास खंड 9 कौन कौन से हैं। तो चलिए हम इसको याद करते हैं विकास खंडों को। हमारे जो मंडला जिले के विकास खंड हैं उनकी संख्या 9 है और कौन कौन से हैं? मंडला, मेहगांव, घुघरी, नैनपुर, बिछिया, मवई, निवास, नारायणगंज और बीजा डोडी इसकी प्रमुख विकास खंड है। एक बार हम और रिकॉल कर लेते हैं इसमें जो विकास खंडों की संख्या, हमारे विकास खंडों की संख्या 9 है। तो एक मंडला खुद है, मंडला, मेहगांव, घुघरी, नैनपुर, बिछिया, मवई, निवास, नारायणगंज और बीजा डोडी इसकी प्रमुख विकास खंड है। अब देखते हैं हम इसका पिन कोड कितना है? 48 लाख 1,660 इसका पिन कोड है। मतलब अगर हम बोलें कि 448160 इसका पिन कोड नंबर है। अगर हम देखते हैं मंडला का पिन ये है 481660 इसका पिन कोड है। इसका प्रमुख आकर्षण केंद्र देखते हैं तो मतलब यहाँ का जो आकर्षण मतलब पर्यटकों को अपनी ओर खींचते हैं, जो देखने लायक है, जो मंडला में कौन से हैं तो कान्हा-किसली राष्ट्रीय उद्यान है और कौन सा बैगाचक क्षेत्र इसका प्रमुख देखनीय मतलब आकर्षक क्षेत्र माने जाते हैं। अब देखते हैं हम इसकी जनसंख्या कितनी है। इसकी जनसंख्या हम मंडला जिले की अगर जनसंख्या की बात करें तो अब जो जनसंख्या हम कौन सी 2011 के आंकड़ों के अनुसार ही देख रहे हैं। तो इसकी हम जनसंख्या मंडला जिले की जो जनसंख्या देखते हैं तो 10,53,522 इसकी जनसंख्या है। कौन से 2011 के आंकड़ों के अनुसार। आपको मैंने अब पहले बता दिया है कि हम जो जनसंख्या हम 2011 के आंकड़ों के अनुसार निकाल रहे हैं। हमारी जो जनगणना है 10 वर्षों के अंतराल में होती है। 2021 में होनी है परंतु अभी तक नहीं हुई, इसलिए हम 2011 के आंकड़ों के अनुसार ही यहाँ की जनसंख्या को देखेंगे तो 10,63,522 इसकी जनसंख्या है। अगर हम मंडला जिले की प्रमुख नदियाँ को देखते हैं तो हमारे मंडला जिले की प्रमुख नदी नर्मदा और बंजर नदी यहाँ की प्रमुख नदी है। अब देखते हैं हम मंडला जिले की और जानकारी। मंडला जिले में और क्या है? जो मंडला जिले का चुटका है मतलब चुटका एक क्षेत्र है। चुटका क्षेत्र मध्य प्रदेश का पहला परमाणु केंद्र मतलब जो हमारे मंडला का चुटका है उसमें मध्य प्रदेश का पहला परमाणु ऊर्जा केंद्र बनाया गया है। अब देखते हैं उसके बाद चुटका के बाद सूरत कुंड है। सूरत कुंड में जो हमारे मंडला जिले में स्थित है सूरत कुंड, और सूरत कुंड हनुमान जी का एक प्रसिद्ध मंदिर है, देखने लायक है और जो हमारे मंडला जिले की खूबसूरती में 4 चांद लगाता है जो सूरत कुंड में है। और यह हनुमान जी का प्रसिद्ध भव्यशाली मंदिर है। अब देखते हैं हम इसमें कान्हा-किसली राष्ट्रीय उद्यान, यह कौन सी हलोन घाटी में स्थित है। अगर हम देखते हैं कि हमारा कान्हा-किसली राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है, कान्हा-किसली राष्ट्रीय उद्यान, अगर हम देखते हैं हमारा कान्हा-किसली राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है मतलब कौन सी घाटी में स्थित है तो हमारी ये हलोन घाटी में स्थित है। कभी आपसे पूछा जाए जो कान्हा-किसली राष्ट्रीय उद्यान है वो कौन सी घाटी में स्थित है तो हलोन घाटी में स्थित है। अब देखते हैं हम कान्हा-किसली राष्ट्रीय उद्यान की स्थापना कब हुई तो कान्हा-किसली राष्ट्रीय उद्यान की स्थापना 1955 में कान्हा-किसली राष्ट्रीय उद्यान की स्थापना की गई। यह पहला राष्ट्रीय उद्यान है जो मंडला जिले में स्थित है। अब देखते हैं हम इसे प्रोजेक्ट टाइगर में, और जो पहला राष्ट्रीय उद्यान है जिसको प्रोजेक्ट टाइगर में शामिल किया गया है कान्हा-किसली राष्ट्रीय उद्यान है। और इसमें उसको कब प्रोजेक्ट टाइगर में शामिल किया गया तो हमारे
कानाकिसली राष्ट्रीय उद्यान को 1973 में प्रोजेक्ट टाइगर में शामिल किया गया। अगर हम देखते हैं कि कानाकिसली सबसे पहले अभयारण्य बनाए जाते हैं, तो हमारे कानाकिसली राष्ट्रीय उद्यान को अभयारण्य कब घोषित किया गया था? तो हमारे कानाकिसली राष्ट्रीय उद्यान को, जो हमारे मंडला जिले में एक प्रसिद्ध जगह है, जो वन है, उसको कब अभयारण्य घोषित किया गया था? तो कानाकिसली राष्ट्रीय उद्यान को कब घोषित किया गया था? 1933 में इसको घोषित किया गया था। अब देखते हैं हम इसमें और क्या है। और जो कानाकिसली का शेष भाग है, केवल यह मंडला जिले में ही नहीं है, और उसका जो शेष भाग है, मतलब यह दो जिलों के अंतर्गत आता है। वो दो जिले कौन कौन से हैं? तो एक मंडला और बालाघाट। जो कानाकिसली राष्ट्रीय उद्यान का जो शेष भाग है, वो बालाघाट के अंतर्गत आता है। और बंजर जिसे बालाघाट के अंतर्गत आता है, बंजर घाटी में स्थित है। अब यह कभी पूछता है कि कानाकिसली राष्ट्रीय उद्यान कौन सी घाटी में स्थित है? तो हमारा कानाकिसली राष्ट्रीय उद्यान बंजर घाटी में स्थित है। अब देखते हैं, कानाकिसली राष्ट्रीय उद्यान एक प्रमुख पशु बेटराई प्रजाति के बारहसिंगा के लिए प्रसिद्ध है। मतलब यहाँ पे कौन सी जो हिरणों की बेटराई प्रजाति है, उसकी एक बेटराई प्रजाति के हिरण के लिए प्रमुख संरक्षण किया गया है। वैसे इसके अलावा भी कई जानवर हैं, परंतु अगर हम प्रमुख देखते हैं कि बेटराई प्रजाति का जो बारहसिंगा सबसे ज़्यादा कौन से राष्ट्रीय उद्यान में मिलेगा? तो हम कह सकते हैं जो हमारे मंडला और बालाघाट में स्थित कानाकिसली राष्ट्रीय उद्यान में जो बेटराई प्रजाति के बारहसिंगा का संरक्षण किया गया है, और इसमें सबसे ज़्यादा बेटराई प्रजाति के बारहसिंगा आपको देखने को मिलेंगे। जो हमारे मध्य प्रदेश का राजकीय पशु भी है, जो अगर हमारे मध्य प्रदेश के राजकीय पशु के रूप में चिन्हित किया गया है, वो कौन सा? हमारा बेटराई प्रजाति का बारहसिंगा है। अब देखते हैं इसके रामनगर में और क्या है। जो हमारा मंडला जिला है, उसमें एक रामनगर है, उसमें नर्मदा और बंजर नदी के संगम पे, नर्मदा और बंजर नदी के संगम पर कौन सा नगर है? तो रामनगर स्थित है। अब देखते हैं मंडला जिले में और क्या है। तो हमारे मंडला जिले की ओर देखते हैं कि मंडला जिले में जो राजा हरदयाल का किला स्थित है। जो हमारा मंडला जिला है, मंडला जिले में रामगढ़ जो क्षेत्र है, रामनगर, उसमें राजा हरदयाल राय का किला स्थित है। और इसमें ही गोंड राजाओं की, और जो रामनगर है, रामनगर ही जो कौन से मंडला जिले में स्थित है, और जो किसकी मतलब गोंडों की राजधानी रहा है, गोंड शासकों या गोंड राजाओं की राजधानी रहा है। अब देखते हैं रानी में इसके प्रमुख, और देखते हैं इसके प्रमुख स्थल कौन कौन से, कि रानी महल पाषाण निर्मित है। मतलब जो रानी का महल है, पाषाण मतलब पत्थर का स्थित है। अब देखते हैं मंडला जिले में अन्य क्या है। तो मंडला जिले में गढ़मंडला साम्राज्य का एक दुर्ग यहीं मिला है। जो हमारा मंडला जिला है, मंडला जिले में ही गढ़मंडला साम्राज्य का एक दुर्ग मिला है। और देखते हैं मंडला में और क्या है। तो मंडला में किले के अवशेष मिले हैं। और मंडला जिले में जो शनि भगवान शनि का प्रसिद्ध मंदिर है, जो हमारा मंडला जिला है, नर्मदा नदी से घिरा हुआ है। ठीक है। अब देखते हैं मंडला में रानी दुर्गावती की कर्मभूमि, रानी अवंतीबाई की कर्मभूमि तथा आदिवासी जिला के नाम से भी ये प्रसिद्ध है। मंडला में वीरांगनाओं का जन्म हुआ, जो रानी दुर्गावती और रानी अवंतीबाई की कर्मभूमि, इसलिए मंडला जिले को रानी अवंतीबाई तथा रानी दुर्गावती की कर्मभूमि कहा जाता है। यहाँ प्रसिद्ध वीरांगनाओं को जन्म हुआ, जिसने अपने शासन पर राज्य किया तथा अपने दुश्मनों को कड़ी टक्कर दी। इस कारण यह वीरांगना
और यह दुश्मनों के हाथों शहीद नहीं हुई, मतलब इनकी दुश्मनों के हाथों मृत्यु नहीं हुई। इस कारण जो वीर महिलाएं होती हैं, जो अब वीरता दिखाती हैं, उनको वीरांगना बोला जाता है। और ऐसी महान वीरांगनाओं का संबंध हमारे मंडला जिले से है, जो रानी दुर्गावती और रानी अवंतीबाई। और इसे आदिवासी जिला कहा जाता है क्योंकि यहाँ बैगा जनजाति अत्यधिक पाई जाती, अनुसूचित जनजाति सर्वाधिक पाई जाती, इसलिए हमारे मंडला जिले को आदिवासी क्षेत्र भी कहा जाता है, आदिवासी जिला भी कहा जाता है। और जो हमारी नर्मदा नदी है, नर्मदा नदी से घिरा हुआ है, इस कारण इसे अर्धद्वीपीय जिला भी कहा जाता है। अब देखते हैं हम मंडला जिले की महत्वपूर्ण जानकारी। मंडला जिले की महत्वपूर्ण जानकारी कौन सी है? तो बैगा जनजाति यहाँ सबसे ज़्यादा पाई जाती है हमारे मंडला जिले में। बैगा जनजाति है, जो बैगा जनजाति है वो सर्वाधिक पाई जाती है, इस कारण इसे आदिवासी जिला भी कहा जाता है। अब देखते हैं मध्य प्रदेश का पहला अभयारण्य कान्हा-किसली, जो आज कान्हा-किसली राष्ट्रीय उद्यान है। सबसे पहले अब अगर आपसे बात करें कि मध्य प्रदेश का पहला अभयारण्य कौन सा है, तो हमारा कान्हा-किसली पहला अभयारण्य है। इसको कब अभयारण्य घोषित किया गया था? तो 1933 में इसको अभयारण्य घोषित किया गया था। अब देखते हैं हम कि कान्हा-किसली राष्ट्रीय उद्यान को अगर हम देखें तो राष्ट्रीय उद्यान कब घोषित किया गया था? तो इसको 1955 में इसको राष्ट्रीय उद्यान घोषित किया गया। और इसको कान्हा-किसली राष्ट्रीय उद्यान को जब प्रोजेक्ट टाइगर में शामिल किया गया, तो यह मध्य प्रदेश का पहला प्रोजेक्ट टाइगर में शामिल होने वाला राष्ट्रीय उद्यान था। इसको 1973 में इसको प्रोजेक्ट टाइगर में शामिल किया गया। अब देखते हैं हम सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान। अगर सबसे बड़े राष्ट्रीय उद्यान की बात करते हैं, तो सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान हमारा कान्हा-किसली राष्ट्रीय उद्यान है, जो कायम मंडला और बालाघाट में स्थित है, मतलब मंडला में और कुछ शेष भाग बालाघाट में स्थित है। अब देखते हैं मध्य प्रदेश का पहला परमाणु घर चुटका में स्थापित किया गया है, जो मध्य प्रदेश का पहला ही ऊर्जा घर है या ऊर्जा केंद्र है। अब देखते हैं हम मंडला में और क्या है, तो मंडला को ही अल्प नगरीकृत जिला कहा जाता, मतलब अल्प नगरीकृत जिला इसलिए कहा जाता है क्योंकि यहाँ बैगा जनजाति सबसे अधिक पाई जाती है, इस कारण इसे आदिवासी जिला भी कहा जाता है और अल्प नगरीकृत जिला भी कहा जाता है, मतलब पिछड़ी जनजाति पाई जाती है। अब देखते हैं जो मंडला को पृथक किससे किया गया था और कब जिला बनाया गया था? तो हमारा जो मंडला है उसे डिंडोरी से पृथक करके उसको जिला बनाया गया था और 25 मई 1948 को इसे डिंडोरी जिले से, और जो हमारा डिंडोरी जिला है उससे पृथक करके इसको जिला बनाया गया था और 25 मई 1948 को। अब देखते हैं हम मंडला में सर्वाधिक रेशम उत्पादन क्षेत्र, मतलब जो हमारा मंडला जिला है उसमें सबसे ज़्यादा रेशम का उत्पादन होता है। अगर हमने बात की थी कि सबसे रेशम मंडी कहाँ है, तो रेशम मंडी हमारी होशंगाबाद संभाग के पचमढ़ी में स्थित है। और अगर हम देखें सबसे अच्छी क्वालिटी की रेशम काय में पाई जाती है, तो सबसे अच्छी क्वालिटी की रेशम कौन से ज़िले में पाई जाती है? तो अच्छी क्वालिटी की रेशम हमारे सिवनी में पाई जाती है, इस कारण सिवनी को मध्य प्रदेश की लखनऊ कहा जाता है। अब हम यहाँ पे किसकी बात कर रहे हैं कि सर्वाधिक रेशम कहाँ, मतलब जो सबसे ज़्यादा रेशम का कहाँ उत्पादन होता है, तो हमारे मध्य प्रदेश के जिले मंडला में सर्वाधिक रेशम का उत्पादन होता है। अब देखते हैं कि रानी अवंतीबाई की समाधि कहाँ है, तो रानी अवंतीबाई की समाधि हमारे मंडला के रामगढ़ में स्थित है। इसे रानी अवंतीबाई को रामगढ़ की झांसी की रानी भी कहा जाता है। रामगढ़ का है मंडला जिले में स्थित है। अब देखते हैं इसके किले। जो हमारा सिवनी जिला है उसमें किले कितने हैं, मतलब कौन कौन से किले हैं? तो इसमें मोती महल स्थित है और राजराजेश्वरी भवन स्थित है, बागनी महल स्थित है। अब देखते हैं
और इसे क्या बोला जाता है, 2 राष्ट्रीय उद्यानों की भूमि भी कान्हा-किसली राष्ट्रीय उद्यान को कहा जाता है। जो हमारा कान्हा-किसली राष्ट्रीय उद्यान है यह मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान है। अगर हम सबसे छोटे राष्ट्रीय उद्यान की बात करते हैं तो हमारा सबसे छोटा राष्ट्रीय उद्यान फॉसिल डिंडोरी में स्थित हो, जो हमारा जबलपुर संभाग का एक और जिला डिंडोरी है, उसमें फॉसिल राष्ट्रीय उद्यान सबसे छोटा है और सबसे बड़ा हमारा कौन सा, कान्हा-किसली राष्ट्रीय उद्यान है। और देखते हैं अभ्रन, उसमें दलपत शाह, जो दलपत शाह मतलब जो राजा के नाम पर एक दलपत शाह अभ्रन घोषित किया गया है, वो कहाँ, मंडला में स्थित है। चलिए आज की क्लास हम यहीं ख़त्म करते हैं। आपको अगर ये क्लास अच्छी लगती है तो इससे आगे और हम और भी ज़िले देखेंगे, डिटेल में देखेंगे। आपको अगर मेरी क्लास अच्छी लगती है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें, नोटिफिकेशन ऑन रखें, ऑल पे रखें, जिससे जब भी मैं अपनी वीडियो अपलोड करूं तो आपके पास नोटिफिकेशन पहुंच जाए। थैंक यू सो मच।